स्क्रीन विजिबल है सभी को? नो सर। यस सर। विजिबल है। यस सर। यस सर है सर। देखो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, एक बार ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। हमने डिस्कस किया था सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट। ठीक है, सब्स्टिट्यूशनल में मैंने बताया था या तो लार्जर आइटम हो सकता है या स्मॉलर आइटम हो सकता है, जो उनको क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। रिप्लेस करके या तो टेंसाइल स्ट्रेन फील्ड क्रिएट करेगा, जस्ट लाइक वैकेंसी डिफेक्ट के अंदर हम नोट कर रहे थे टेंसाइल स्ट्रेन फील्ड, या कंप्रेसिव स्ट्रेन फील्ड इंट्रोड्यूस करेगा सिस्टम के अंदर, जस्ट लाइक जैसे हमने उसके अंदर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के अंदर देखा था। क्लियर? उसके बाद हमने डिस्कस किया था एलॉय और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। एलॉय का मैंने बताया था इसमें बॉन्ड होता है कंपाउंड के अंदर, और एलॉय में कोई बॉन्ड नहीं होता। एलॉय में हम क्या करते हैं, दो तीनों की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। एक ही पर्सन के अंदर दो तीन पर्सन की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। मान लो एक पर्सन के अंदर स्ट्रेंथ थी और एक पर्सन के अंदर हार्डनेस ज़्यादा थी, दोनों चाहिए हमें, स्ट्रेंथ भी चाहिए हार्डनेस भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एलॉय बना लेंगे। ठीक है, लेकिन कंपाउंड के अंदर ऐसा कुछ नहीं था। कंपाउंड के अंदर हम क्या देख रहे थे, पहले जो भी उनकी आइडेंटिटी रही हो, इंडिविजुअली जो भी आइडेंटिटी रही हो, बट बाद में वो अपनी आइडेंटिटी लॉस कर जाएंगे और नई कोई प्रॉपर्टी गेन कर लेंगे, दैट इज कंपाउंड। समझ गए? यही डिस्कस किया था हमने लास्ट क्लास में। तो आज डिस्कस करते हैं हम सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है। देखो सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन या इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन जो हम पढ़ चुके हैं ना, एलॉय जैसे हमने डिफेक्ट पढ़े थे, बिल्कुल एज इट इज ही है। इसमें एलॉय हो जाता है, मतलब कोई एलॉय बना रहे हैं उसमें क्या होगा, जैसे कॉपर निकल का सिस्टम है, इसमें क्या निकल कॉपर को रिप्लेस करे या कॉपर निकल को रिप्लेस करे उसके एटम। ठीक है, सब्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट तो पढ़ चुके हैं ना, उसमें क्या होता है, बिल्कुल वही चीज है इसमें भी। जैसे इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन हो गया या दोनों चीज होगी, दोनों चीज हो रही हैं, तो मैंने उसका एग्जांपल दिया था आपको, स्टेनलेस स्टील। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे एलॉय बनाने के लिए क्या कंडीशन जरूरी है, किन कंडीशन को हमें फॉलो करना पड़ेगा एलॉय बनाने के लिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी जब ये एलॉय बनेगा, अदरवाइज आपका एलॉय नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हुमी रोथरी। कंडीशंस, हुमी रोथरी कंडीशन फॉर एलॉइंग। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलॉय बनाने के लिए अपनी कंडीशंस दी थी, क्या कंडीशन को सेटिस्फाई करना जरूरी है कि एलॉय बन जाए आपका। तो साइंटिस्ट कौन थे, हुमी रोथरी। ठीक है, एलॉय बनाने के लिए, या आप इस तरीके से भी बोल सकते हो, सॉलिड सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या कंडीशन दी थी हुमी रोथरी ने। क्यों एलॉय को ही हम क्या बोलते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन बोलते हैं, जिसके अंदर सॉल्यूट होगा सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो चलो अब डिस्कस कर लेते हैं। पहला फैक्टर क्या दिया था उसने, हुमी रोथरी ने पहला फैक्टर दिया था एटॉमिक साइज फैक्टर। ठीक है, एटॉमिक साइज फैक्टर, ये था इनका पहला फैक्टर। जो साइंटिस्ट का नाम था हुमी रोथरी, तो उन्होंने बताया कि एलॉय बनाने के लिए सबसे पहली कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है, वो है एटॉमिक साइज। ठीक है, एटॉमिक साइज में उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने कहा फॉर सब्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन एटॉमिक साइज गैप बिटवीन सॉल्वेंट
and solute must not exceed 15%। ठीक है, एक बात तो ये कही उन्होंने। दूसरी बात उन्होंने क्या कही, देखो ये तो जैसे हमने सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन पढ़ा। दूसरा क्या था हमारा, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन के लिए उन्होंने बोला कि एटॉमिक साइज है ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। एटॉमिक साइज है ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। ठीक है, मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच में क्या होना चाहिए, दोनों के बीच में एटॉमिक साइज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लियर? अब समझते हैं इसको। देखो पहला जो कंडीशन दी है हुमी रोथरी, एक साइंटिस्ट है, उन्होंने पहली जो कंडीशन दी थी वो क्या कहा था, एटॉमिक साइज। जिन दो कंपोनेंट का हम सॉलिड सॉल्यूशन या एलॉय बनाने जा रहे हैं उनके बीच में एटॉमिक साइज में क्या, अगर आपको सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन बनाना है, ध्यान से बात समझना इस बात को, अगर आपको सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन बनाना है तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में कितना गैप होना चाहिए, 15%। कहने का मतलब है सॉल्वेंट तो आपका कितना होगा हमेशा, सॉल्वेंट कितना होगा हमेशा 100% होगा, क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी में होता है। ये जनरली हम क्या करते हैं इसको 100%। सपोज एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं, हमारे पास है सॉल्यूट, एक साइड है सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, इन दोनों के बीच में कितना गैप होना चाहिए, 15% का गैप होना जरूरी है। इनके बीच में गैप कितना होना चाहिए, हमेशा 15% का गैप होना चाहिए, जब ही कैसा सॉल्यूशन बनेगा, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। कहने का मतलब है अगर मैं सॉल्यूट ले लूं और सॉल्वेंट ले लूं, उन दोनों को एलॉय बनाने जाऊं तो क्या करेगा, सॉल्यूट एटम है वो सॉल्वेंट को रिप्लेस करेगा, जो सॉल्वेंट वाला एटम है उसको रिप्लेस करके क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन बना लेगा। अगर मान लो एग्जांपल के तौर पे अगर सॉल्वेंट हमारा क्या है 100% है, क्योंकि सॉल्वेंट ज़्यादा क्वांटिटी में होता है ना, सॉल्यूट कितना होगा, कम होगा, तो कितना होगा सॉल्यूट, कितना होना चाहिए सॉल्यूट, कितना परसेंटाइल होना चाहिए सॉल्यूट का, 85 या उससे कम परसेंट, 15 का मिनिमम डिफरेंस चाहिए सर। ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। कोई भी हम ले लें, अभी डिस्कस करेंगे सारी कंडीशंस को। मान लो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम मिक्स करके एक एलॉय बना रहे हैं, ठीक है, 85% इसमें ये है और सॉल्वेंट ये है। ये कब होना चाहिए, कौन सा सॉल्यूशन बनाने के लिए होनी चाहिए ये कंडीशन, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। देखो ये लिखा हुआ मैंने, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। सब्स्टिट्यूशनल में क्या होता है, कोई भी दूसरा एटम है वो पेरेंट एटम को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा और उसकी जगह ले लेगा। तो मैंने आपको बताया था या तो लार्ज साइज होगा या स्मॉल साइज होगा, बताया था ना। कॉपर सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो एग्जांपल है कॉपर निकल सिस्टम लिया है, कॉपर निकल सिस्टम लिया, तो मैंने बताया था आपको जैसे कॉपर एटम ज़्यादा लार्ज होता है, जब वो इसको रिप्लेस करेगा निकल एटम को, तो क्या होगा, टेंसाइल या कंप्रेसिव स्ट्रेन फील्ड बनेगी। कॉपर ज़्यादा है या लार्जर है और निकल स्मॉलर है, तो स्मॉलर ज़्यादा होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेन फील्ड बनेगी। और निकल अगर रिप्लेस करेगा तो वो क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेन फील्ड बनेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है अगर जो सॉल्यूट एटम है अगर वो स्मॉल साइज में है तो क्या होगा आपका,
वो सब्स्टिट्यूट ही नहीं कर पाएगा। याद रखना, अगर वो तो हमने डिस्कस किया था डिफेक्ट के बारे में, अगर ऐसा होगा तो स्ट्रेन फील्ड होगी तो ऑटोमेटिकली डिफेक्ट इंड्यूस हो जाएगा सिस्टम के अंदर, है ना, परफेक्ट एटम से डिफेक्ट हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ डिफेक्ट थोड़ी पढ़ना है, हमें तो ये पढ़ना है भाई कौन सी कंडीशन है एलॉय बनाने के लिए, कौन सी कंडीशन है, मतलब जो चीज बना रहे परफेक्ट तरीके से वो परफेक्ट ना बने, इम्परफेक्ट बन जाए तो वो वो बनेगा, एलॉय बनेगा। फिर एलॉय बनाने के लिए हमें परफेक्ट बनाना पड़ेगा उनके बीच में। जब भी तो मैं कह रहा हूँ 15% का गैप होना चाहिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में। अगर ये 15% का गैप नहीं होता तो एलॉय बन ही नहीं सकता, सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर घुलेगा ही नहीं, घुलेगा नहीं तो नया कंपोनेंट बनाएगा नहीं, और नया कंपोनेंट नहीं बनेगा तो आपको जो नई कैरेक्टरिस्टिक है, जो सॉल्यूट की कैरेक्टरिस्टिक है, सॉल्वेंट की कैरेक्टरिस्टिक है, वो दोनों कैरेक्टरिस्टिक आपको मिलेंगी नहीं। क्लियर? तो इसलिए मैंने बताया 15% का गैप होना दोनों के बीच में जरूरी है। एक स्टूडेंट कहता सर वो तो बात ठीक है सर, अगर मान लो सॉल्यूट आइटम आप कह रहे हो सर सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन बना रहे हैं हम, तो जाहिर सी बात है सर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा सर, मिक्स करना पड़ेगा, होमोजीनियस मिक्सचर करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है सर जो सॉल्यूट आइटम है वो सॉल्वेंट आइटम को रिप्लेस करेगा जब ही होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा। ये तो बात ठीक है। सॉल्यूट आइटम क्या है, स्मॉलर साइज में है, स्मॉलर साइज का आइटम अगर ये 15 ज़्यादा स्मॉल है, मतलब इसमें ज़्यादा स्मॉल हो जाए, मतलब कि ये 15% का गैप मेंटेन ना करे, ठीक है, कहने का मतलब है 140 सॉल्वेंट हो जाए, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे है सॉल्यूट है, वैसे तो होना किसके बीच में चाहिए, 115 और 85 के बीच में होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए, या तो 85 ज़्यादा 85 कम हो, मतलब 15% क्या है, 15% कम हो या 15% ज्यादा हो, ज्यादा हो, ऐसा ही हो सकता है। समझ रहे हो ना बात आप? यस सर। अगर यस सर। एक स्टूडेंट कहता है आपकी क्लास में से सर अगर सॉल्यूट आइटम स्मॉलर साइज में हुआ, मतलब 85% तो कंडीशन है सर, सब्स्टिट्यूशनल मतलब सब्स्टिट्यूट करने की कंडीशन है, अगर सर 15% से भी कम हो गया फिर क्या होगा, फिर होना क्या है, ये सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं। 15% गैप होना जरूरी है ना, 15% गैप से अगर ज़्यादा होता है गैप, मतलब 17% हो गया, 16% हो गया, फिर क्या होगा, सॉल्यूट उसको रिप्लेस ही नहीं करेगा सब्स्टिट्यूशनल को, मतलब जो सॉल्वेंट आइटम है उसको रिप्लेस ही नहीं करेगा, रिप्लेस नहीं करेगा तो सब्स्टिट्यूशनल सॉल्यूट सॉल्यूशन कैसे बनेगा। बात आप लोगों को समझ में आ रही है? समझ रहे हो ना? ठीक है सर। एक स्टूडेंट कहता है सर 116% है, हमारे पास सर सॉल्वेंट 100 था, उससे ज़्यादा ले लिया, जैसे मैंने बताया था ना पानी है, सॉल्वेंट क्या होता है, पानी होता है, जनरली वाटर ही होता है सॉल्वेंट, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है डिजोल्व करने की, ठीक है। सर सॉल्वेंट से भी ज़्यादा मैं नमक ले रहा हूँ, क्या सब्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन बना पाएगा, 116% लूँगा, लाइक दैट। समझो इस तरीके से जैसे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम डिस्कस करेंगे फर्दर इसके फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगी। अभी फिलहाल इतना समझो, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन के लिए क्या है, 15% अगर ज़्यादा हो गया तो क्या होगा सर, कम होगा तो आपने बताया सर 85 से कम हो गया तो सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन नहीं बनेगा और वो सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा, सॉल्यूट आइटम ऐसा सॉल्वेंट को सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा, मतलब रिप्लेस नहीं कर सकता उसकी जगह। अगर 15% से ज़्यादा हो गया, कम मतलब जैसे मान लो 100% सॉल्वेंट है, अगर आपका सॉल्यूट है बिलो 85% होता है, उस केस में क्या होगा, सॉल्यूट आइटम है वो सब्स्टिट्यूट कर पाएगा, करेगा, नहीं कर पाएगा, नॉट सब्स्टिट्यूट सॉल्वेंट आइटम। कितना होना चाहिए, 85 होना चाहिए सर, 85 और 100 के बीच में होगा तो आपका सब्स्टिट्यूट करेगा, या आप कह सकते हो 85 और 115 के बीच में होगा सर, फिर सब्स्टिट्यूट कर सकता है। बिलो 85, एक स्टूडेंट कहता है सर ये बात तो ठीक है सर, आपने 85% से बिलो बताया तो वो सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा। सर मान लो 116% हो गया, अबव 115% से ज़्यादा हो गया सर, सॉल्वेंट 100% है तो 115 हो गया, मतलब सॉल्वेंट से भी ज़्यादा हो गया सर, जब क्या करेगा,
सेम क्या करेगा, लैटिस को ब्रेक कर देगा। सॉल्यूट क्या करेगा, सॉल्यूट एटम क्या करेगा, जो लैटिस है उसको ब्रेक कर देगा। ब्रेक द लैटिस, ठीक है, एंड कम आउट फ्रॉम लैटिस स्ट्रक्चर। इतनी बात समझ में आई? बोलो किसी को कोई डाउट है तो। एटॉमिक साइज फैक्टर समझ में आ गया सभी को? देखो मैंने बताया है 15% का गैप होना चाहिए सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन के लिए। इज इट क्लियर? सब्स्टिट्यूट में क्या होता है, एक जिन दो एलिमेंट का हम होमोजीनियस मिक्सचर बना के एलॉय बनाने जा रहे हैं, अगर उन दोनों एटम का एटॉमिक साइज में गैप 15% से ज़्यादा होता है तो उस केस में वो क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट नहीं करेगा। अगर 85% से भी कम हो जाए, मान लो 80% हो गया, उस केस में क्या सॉल्यूट एटम सब्स्टिट्यूट करेगा ही नहीं, उसको रिप्लेस ही नहीं कर पाएगा। इतनी ताकत ही नहीं है उसके अंदर, सॉल्यूट एटम के अंदर, कि वो सॉल्वेंट एटम को हटा सके और उसकी जगह ले सके और अपनी प्रॉपर्टी दे सके उस सॉल्वेंट को, कि सॉल्वेंट के रिप्लेस करके जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या है, सॉल्यूशन बनाएगा, उन दोनों के बीच में होमोजीनियस सॉल्यूशन बनेगा। बट अगर रिप्लेस ही नहीं कर पाएगा तो सब्स्टिट्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन बन ही नहीं सकता। अगर मान लो एक स्टूडेंट कहता सर 115 मतलब 15% से भी ज़्यादा है, मतलब 18% है, 20% है, 30% ज़्यादा है सॉल्वेंट से, मतलब 100% अगर सॉल्वेंट है, मतलब कुछ भी ले लो, 100% मतलब जो सॉल्वेंट की क्वांटिटी होगी उससे 18% ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है, उस केस में क्या है, जो सॉल्यूट एटम है, जो इनका क्रिस्टल लैटिस था, उसको क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया और खुद निकल जाएगा, खुद सेपरेट आउट हो जाएगा, तो होमोजीनियस मिक्सचर फिर भी नहीं बनाएगा। समझ रहे हो ना बात? इज इट क्लियर? ये तो था सब्स्टिट्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन। अब बात करते हैं इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। देखो इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन में मैंने बताया था इंटरस्टिशियल क्या होता है, इंटरस्टिशियल साइट क्या होती है। इंटरस्टिशियल साइट क्या होती है, कोई एक बच्चा बता दो। व्हाट इज इंटरस्टिशियल साइट? सर जहाँ पे फॉरेन एटम आके बैठ जाते हैं, ये एटम के चार एटम के बीच की जो भी स्पेस होती है उसको। जब भी कोई हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि परफेक्टली सारा स्पेस ऑक्यूपाई हो जाए। ये हमने वैसे भी डिस्कस किया था ना, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, याद हो आप लोगों को, याद है ना एटॉमिक पैकिंग फैक्टर? कितना एफिशिएंट है एटम जगह ऑक्यूपाई करने में, कितना क्लोजली पैक्ड हो सकता है। बट फिर भी हमने देखा कि 72% मैक्सिमम जा रहा था, है ना, 74 था आई थिंक, 74% जा रहा था मैक्सिमम एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, फिर भी कितना बच रहा था, 26% फिर भी बच रहा था। मतलब 26% कहीं ना कहीं, ये 26% इंटरस्टिशियल साइट था, है ना, ये स्पेस इतना है। मतलब जब एटम के बीच में जो जगह बचेगी उसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल साइट और वॉइड बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने बताया ये बहुत कम साइज होता है, होता नहीं होता। जैसे मैंने आप लोगों को ये स्ट्रक्चर बना दिया लाइक दैट है, कि हमने परफेक्ट क्रिस्टल लैटिस बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया। अब देखो इसमें इससे देखते हैं, नजर आ रहा है थोड़ा सा, ये जो बचा हुआ स्पेस है, क्लियर, इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। ये बच रहा है ना जो स्पेस, अगर मैं येलो कलर से करूं, ये जो स्पेस बचा है इसको क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल साइट बोलेंगे या वॉइड बोलते हैं, ठीक है। तो इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन बनाने के लिए, जैसे मैंने इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन का एक एग्जांपल आपको दिया था आयरन कार्बन का। कार्बन कहने का मतलब है इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन कब बनेगा, जब एटॉमिक साइज दोनों का सेम हो,
इज इट क्लियर? जितना इंटरस्टिशियल साइट का साइज है उतना ही सोल्यूट एटम का साइज होना चाहिए, जब भी आपका इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन बन सकता है। ये हमने नोट किया था ना। कार्बन एटम भी वैसे इंटरस्टिशियल एटम होता है। अगर मान लो कार्बन एटम का इंटरस्टिशियल साइट है उससे ज्यादा हो गया तो वो क्या करेगा? डिफेक्ट इंट्रोड्यूस नहीं करेगा? यस और नो? ठीक है। इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन बनाने के लिए एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इतना ज्यादा डिफरेंस ना आ जाए कि वो जगह ऑक्यूपाई ना कर पाए। जैसे हमने कार्बन एटम में कहा था कि पहले तो बहुत ज़्यादा जगह थी, जैसे ही उसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ, श्रिंकेज हुआ आपका रूम टेम्परेचर पे, तो क्या हुआ? कार्बन एटम ने क्या किया? कंप्रेसिव स्ट्रेन फील्ड इंट्रोड्यूस कर दी। कंप्रेसिव स्ट्रेन फील्ड इंट्रोड्यूस होने की वजह से क्या होगी? इम्परफेक्शन आ गई। इम्परफेक्शन आ गई थी ना, तो इम्परफेक्शन मतलब डिफेक्ट आ गया। तो हम कोई डिफेक्ट थोड़ी बना रहे हैं, हम तो क्या कर रहे हैं? उसकी प्रॉपर्टी को इम्प्रूव कर रहे हैं, एक एलॉय बना रहे हैं। तो इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन बनाने के लिए एटॉमिक साइज ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। ये पहला फैक्टर कहता है एटॉमिक साइज फैक्टर। नाउ सेकंड फैक्टर इज वैलेंसी फैक्टर। सेकंड इज वैलेंसी फैक्टर। देखो इसमें क्या है, जो वैलेंसी मतलब क्या होती है, पता है क्या आपको वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट should be as such that they don't form bond. Is it clear? समझे या नहीं समझे? डेटल 13 राहुल प्रेजेंट है क्या? डेटल 13 राहुल, बी सेक्शन का डेटल 13 राहुल। अब ये बताओ फायदा क्या है? तुम अटेंडेंस लगवाने के लिए आते हो। आशीष, यस सर। रोल नंबर 21 डेटल सुशील, यस सर। 19 सावन, सॉरी 20, यस सर। प्रेजेंट सर। ये कौन है? 30 डायमंड, यस सर। अब एक आधे बच्चे तो मिलेंगे इसी क्लास में। देखो नेक्स्ट है आपका वैलेंसी फैक्टर। देखो वैलेंसी फैक्टर में क्या है, वैलेंसी क्या होती है, कोई बताएगा? सर वैलेंसी इज द कंबाइनिंग पावर ऑफ एलिमेंट। हाँ, कंबाइनिंग पावर क्या है? जैसे मैंने बताया ना, आउटर सेल में कितने उसको चाहिए अपनी स्टेबिलिटी के लिए, वो रिप्रेजेंट करती है ना आउटर सेल में कितने है। जैसे आप बात करें सोडियम 2, कितना होता है सोडियम का? एटॉमिक नंबर कितना होता है सोडियम का? 11 सर। 11, 2, 8, 10, 1, कितने चाहिए इसको? 6। समझ रहे हो ना? ये वैलेंसी तो होगी जितने लास्ट वाले सेल के अंदर KLMN है, लास्ट वाले सेल के अंदर कितने उसमें प्रेजेंट है, वो वैलेंसी तो रिप्रेजेंट करेगी। अब मैं कह रहा हूँ हमें एलॉय बनाना है, तो वैलेंसी फैक्टर को कैसे उनको सेटिस्फाई करना है? जो ये हुमिस रोथरी साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक कंडीशन रखी कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट हैं, जब हम इनका होमोजीनियस मिक्सचर करने जा रहे हैं तो उस टाइम हमें क्या नोट करना है कि इस तरीके से हम सेलेक्ट करें सॉल्वेंट और सॉल्यूट इन सच मैनर दैट
कि ये बॉन्ड ना बना ले। समझ रहे हो ना, बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए, एक की वैलेंसी में इतने हैं, दूसरे को भी उतना ही चाहिए, तो वो बॉन्ड बन जाए। तो बॉन्ड मतलब कंपाउंड बन गया सर। अभी तो आपने बताया बॉन्ड मतलब क्या होता है, कंपाउंड होता है सर। वो कंपाउंड ना बना ले, कंपाउंड बना लिया तो क्या हो गया, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी लॉस हो जाएगी। ये नहीं होना चाहिए सर। वैलेंसी फैक्टर के लिए ए को सेटिस्फाई करना जरूरी है। हमें एलॉय बनाने के लिए हमें क्या सेटिस्फाई करना जरूरी है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट की वैलेंसी है, इस तरीके से हमें सेलेक्ट करना है। सॉल्यूट इस तरीके से सेलेक्ट करना है और सॉल्वेंट इस तरीके से सेलेक्ट करना है कि वो कंपाउंड ना बना ले कोई। ठीक है, समझ गए बात आप लोग? नाउ नेक्स्ट वन इज, थर्ड वन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर। बोलो सर, इससे पहले वाले में इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन है ना सर, हाँ, उसमें डाउट था कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के सर सेम साइज होंगे। ये जैसे आपने स्फेरिकल बॉल दिखाई है जो, ये सॉल्वेंट के एटॉमिक एटम्स होंगे सर। आपके तो ये आप रूम के अंदर नहीं हो क्या, या माइक लगा लिया करो। अब बोलो। मैं कह रहा था सर, जो आपने स्फेरिकल बॉल बनाई है एटम के रूप में, ये आपने सॉल्वेंट के एटम लिए हैं सर। हाँ, इसमें ये क्या है, जो हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है, सॉल्वेंट का ही बनाया है। समझ में आई बात आप लोगों को, सॉल्वेंट का ही बनाया है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, इसके ये क्या होती है, इंटरस्टिशियल साइट होती है नहीं होती है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ इसके अंदर मुझे मान लो कोई दूसरा एलिमेंट इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि मतलब फीचर्स और बढ़ जाए, एलॉय की फीचर्स और बढ़ जाए, तो वो हमें मान लो या तो हम सब्स्टिट्यूशनल बनाएंगे, जाहिर सी बात है, या तो जो जिसका मान लो सॉल्वेंट ही है, सॉल्वेंट को ही रिप्लेस करना है ना हमें। सॉल्वेंट की तो होती है कैपेसिटी, सोल्यूबिलिटी लिमिट कितनी होती है, 100% होती है। अब वो डिपेंड करेगी सॉल्यूट के ऊपर, वो कितना उसको एब्जॉर्ब कर पाती है। जैसे मैंने बताया ना, पानी के अंदर नमक डालते हैं, 1 चम्मच डाली, 2 चम्मच डाली, ठीक है, तो वो कितना एब्जॉर्ब कर पा रही है। एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो क्या, एलॉय नहीं बनाएगी, उसको क्या कर लेगी, प्रिसिपिटेट आउट कर देगी और सटल हो जाएगा बॉटम में जाके, है ना। अब जैसे मान लो सॉल्वेंट का हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर ले लिया, अब उसका क्या है, ये मैंने आपको दिखाया है, इंटरस्टिशियल साइट है, ये दिख रही है ना सबको, इंटरस्टिशियल साइट। तो अब मान लो हम चाहते हैं या तो सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन बने, या हम चाहते हैं कि इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन है। अब दो ही तरीका है, जो बाहर से आएगा एलॉय बनाने के लिए, जो सॉल्यूट आएगा वो या तो इसके पेरेंट एटम को रिप्लेस करेगा, सॉल्वेंट के एटम को, या क्या करेगा, इंटरस्टिशियल साइट है उसको रिप्लेस करेगा। नहीं, रिप्लेस तो क्या करेगा, उसकी जगह जाके बैठेगा। अब वहां बैठने के लिए क्या है, इंटरस्टिशियल साइट और जो सॉल्यूट एटम है, दोनों का एटॉमिक साइज सेम होगा, जब तो बैठ पाएगा। अगर जबरदस्ती बिठाओगे, जैसे कार्बन आयरन कार्बन सिस्टम हमने डिस्कस किया था, उस तरीके से बिठाओगे तो क्या करेगा, वो डिफेक्ट इंट्रोड्यूस नहीं कर देगा, इम्परफेक्शन नहीं ला देगा, कंप्रेसिव स्ट्रेन फील्ड इंट्रोड्यूस नहीं कर देगा इसके अंदर, सिस्टम के अंदर। समझ गए हो क्या? यस सर, समझिए। गुड, चलो ये भी अच्छा है, मतलब पूछ लिया आपने, मतलब कईयों को तो ये चीज भी क्लियर नहीं है, नहीं तो इसने, चलो गुड पूछा है, मतलब जहां डाउट आ रही है, जब भी फायदा है यार, मैं पढ़ा के निकल जाऊं और फायदा क्या है उस चीज का, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर, देयर मस्ट एक सेकंड, हाँ, there must not be an appreciable gap into, ये नोट करते रहना आप लोग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज of
solute and solvent, otherwise they form ionic bonds। समझ में आया किसी को क्या लिखा है? There must not be an appreciable gap into the electronegativities of solute and solvent। क्या मतलब है इसका? कोई भी एक स्टूडेंट बता दो। अदरवाइज दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बॉन्ड बन गया तो क्या हो गया? कंपाउंड बन गया। समझ रहे हो ना बात? कंपाउंड बन गया तो क्या है? एलोय बन ही नहीं सकता। मैंने जब भी तो आपको डिफरेंस बताया था एलोय और कंपाउंड के बीच में क्या डिफरेंस है। कोई भी एक स्टूडेंट एक्सप्लेन कर सकता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? सर ये एक प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर है ना एटम दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। हाँ, जब ये आयनिक बॉन्ड बनता है। एग्जांपल बताओगे कोई? एग्जांपल के तौर पे अगर बात करें हम, कोई एग्जांपल? सर क्लोरीन हो गया जैसे, वो एटम लेके अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज। हाँ, ये जो आप लिख रहे हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर इनके बीच में अप्रिसिएबल गैप नहीं है, साथ है, एक इसको थी एक इसको थी, दोनों ने आपस में दोस्ती करी और बना गए एक बॉन्ड बना लिया। कहते हैं भूल जाओ अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी लॉस्ट कर दो, नई कैरेक्टरिस्टिक आ गई नमक की। देखो अगर इनके बीच में अप्रिसिएबल गैप नहीं होगा, जस्ट लाइक सोडियम को कितना चाहिए? एक लॉस करना है, और क्लोरीन को कितना चाहिए? एक गेन करना है ना? अगर इनके बीच में ये गैप नहीं होना जरूरी है। अगर ये गैप ना हो तो क्या है? आयनिक बॉन्ड बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? ठीक है। तो ये ही कहता है कि जब भी हम दो एलिमेंट का, जिसमें एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, उसको हम क्या कर रहे हैं? एलोय बना रहे हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए? कुछ अप्रिसिएबल गैप होना चाहिए। उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज के बीच में अप्रिसिएबल गैप होना जरूरी है। उनकी टेंडेंसी है स्टेबल होने की, जो टेंडेंसी है उनके बीच में अप्रिसिएबल गैप होना चाहिए। अदरवाइज क्या है? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टेबिलिटी होने की उनकी टेंडेंसी है तो वो क्या कर लेंगे? एक बॉन्ड बना लेंगे, एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे और क्या करेंगे? वो बॉन्ड बना लेंगे। तो वो ये ही कहता है कि उनके बीच में एक अप्रिसिएबल गैप होना जरूरी है। ठीक है, समझ के बात? एक बार इसका नेट के ऊपर देखो, सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसको नेट के ऊपर सर्च करना। ये तो मैंने चलो वैसे बता दिया, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। वैसे फिजिकली अगर देखोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कितनी है इसकी, सोडियम की, क्लोरीन की है? सोडियम की 0.93 सर, 0.93 0.93 और इसकी क्लोरीन की 3.16 3.16 सर। 3.16 जी सर। ठीक है। जैसे पॉजिटिव ये हो गया, नेगेटिव, एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और बॉन्ड बन रहा है। अप्रिसिएबल गैप होना इनके बीच में चाहिए। जैसे हम बात करें कॉपर और निकल की बात करें, कॉपर की 1.9 है समथिंग, और निकल की कितनी, एक बार देखना नेट के ऊपर। 1.91 सर। 1.91 जी सर। देखो उनके बीच में हल्का फुल्का, ज्यादा गैप भी नहीं होना चाहिए, मतलब इतना हो कि ठीक है, अदरवाइज क्या ये आयनिक बॉन्ड बना लेंगे। समझ गए बात? दे मस्ट नॉट बी अप्रिसिएबल गैप इनटू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखो ये भी 0.93 है, 3 है, देखो कितना ज्यादा गैप हो गया।
है ना। तो एक दूसरे को स्टेबल होने के लिए एक दूसरे की मदद चाहिए, तो आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। तो दूसरा हम वैसे देखें तो पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव ये हो गया, तो एक एक चाहिए, इसको एक लॉस करेगा, ये गेन करेगा, तो ये क्या हो गया। तो इसलिए कहा जा रहा है इसमें कि एप्रिसिएबल गैप नहीं होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, अदरवाइज वो एक कंपाउंड बना लेंगे, वो हमें चाहिए नहीं। हमें क्या है, एलोइंग करना है, फेज डायग्राम पढ़ना है तो उसमें एलोइंग करना तो हमें इस फैक्टर को भी कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट और फाइनल फैक्टर है जो हुमे साइंटिस्ट थे, हुमे रोथरी साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना लास्ट और फाइनल दिया है। बाकी आप बुक में एक दो और देख लोगे जो इम्पोर्टेंट है, जिनको हमें फॉलो करके चलना ही पड़ेगा। दैट इज माइक्रोस्ट्रक्चर फैक्टर। ये कौन सा है, माइक्रोस्ट्रक्चर फैक्टर। ठीक है, देखो इसमें क्या कहता है, इसमें ये कहता है ऊपर वाली जो 3 कंडीशन है, ध्यान से समझना इस बात को, इंपॉर्टेंट है माइक्रोस्ट्रक्चर फैक्टर। पहली बात वो क्या कहता है, अगर ऊपर की 3 कंडीशन है, ऐसे लिख देता हूं मैं, 3 कंस्ट्रेंट लिख देता हूं। जो ऊपर के 3 कंस्ट्रेंट हैं वो सेटिस्फाई होने चाहिए, जब भी हम माइक्रोस्ट्रक्चर फैक्टर के अंदर जाएंगे। समझ में आई बात? किसी को डाउट है इसमें? स्पेलिंग गलत कर दी मैंने। सेटिस्फाइड होने चाहिए। 3 कंस्ट्रेंट हैं, जो ऊपर वाले 3 कंस्ट्रेंट हैं। कौन कौन से कंस्ट्रेंट है? पहला कंस्ट्रेंट कौन सा था? पहला कंस्ट्रेंट कौन सा है? एटॉमिक साइज फैक्टर। तो हुमे रोथरी थे साइंटिस्ट, वो कहते हैं जो पहला फैक्टर है एटॉमिक साइज फैक्टर है, ये सेटिस्फाइड है, तो उसके बाद हम दूसरा फैक्टर देखेंगे वैलेंसी फैक्टर। ये सेटिस्फाइड है तो उसके बाद हम तीसरा फैक्टर देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर। ये सेटिस्फाइड है तो उसके बाद हम देखेंगे माइक्रोस्ट्रक्चर फैक्टर। ठीक है, फिर वो क्या कहता है, माइक्रोस्ट्रक्चर फैक्टर में हमें क्या देखना है, ध्यान से समझना बात। वो कहता है अगर ये ऊपर वाली 3 कंडीशन सेटिस्फाइड है, इसमें भी 2 कंडीशन अराइज हो सकती है। पहली कंडीशन क्या अराइज हो सकती है, कोई बताएगा? कोई स्टूडेंट बताएगा क्या हो सकता है? पहली कंडीशन क्या हो सकती है? अगर ऊपर वाली 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है, जब ही हम इस स्टेप के अंदर एंटर करेंगे। याद रखना, इस स्टेप में जाएंगे अगर ये सेटिस्फाइड है। अगर नहीं है सेटिस्फाइड, मैं लिख देता हूं यहीं पे, फिर बाद में आप लोग ऐसे ही हो समझ जाओगे गलत। अगर नॉट सेटिस्फाइड है तो एलॉय नहीं बन सकता। ठीक है, एलॉय नहीं फॉर्म हो सकता। समझ में आई बात? अगर सेटिस्फाइड है, यस है, देखो यस है, तो हम इन 2 कंडीशन में देखेंगे। वो कहता है माइक्रोस्ट्रक्चर फैक्टर। माइक्रोस्ट्रक्चर पता ही है आप लोगों को क्या होता है? माइक्रोस्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? क्या मतलब होता है माइक्रोस्ट्रक्चर फैक्टर? माइक्रोस्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? सर एटॉमिक लेवल पे बात करेंगे। हाँ, एटॉमिक लेवल पे। और एटॉमिक लेवल पे जो बात कर रहे थे हम, यूनिट सेल की बात कर रहे थे। मैंने आपको जब यूनिट सेल पढ़ाया था तो उसमें बताया था ना, माइक्रोस्ट्रक्चर भी नाम आ सकता है, तो आप घबरा मत जाना। यूनिट सेल को ही क्या बोलते हैं? माइक्रोस्ट्रक्चर बोलते हैं। समझ में आई बात? यस और नो? यस। ठीक है, तो वो जो हुमे रोथरी साइंटिस्ट थे वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं अगर मान लो सर सोल्यूट और सॉल्वेंट है, वो कहते हैं अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट है,
इन दोनों का माइक्रोस्ट्रक्चर सेम है, इन दोनों का माइक्रोस्ट्रक्चर सेम है, तो क्या होगा? एलॉय बन जाएगा हमारा। इज इट क्लियर? यही कंडीशन हो सकती है ना इसमें। माइक्रोस्ट्रक्चर का मतलब क्या है? उनका जो यूनिट सेल है, मान लो जैसे हमें मिक्स कर रहे हैं कॉपर निकल, कॉपर निकल को हम कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूं कॉपर निकल, ठीक है। एग्जांपल हो गया जैसे हमारा कॉपर निकल। कॉपर 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है, ठीक है। अब माइक्रोस्ट्रक्चर फैक्टर में मुझे ये बताओ, कॉपर का माइक्रोस्ट्रक्चर क्या है? व्हाट इज द माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ कॉपर और व्हाट इज द माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ निकल? यार जब भी कहा था मैंने, फार्मूला याद रखो, वो जो आप लोगों को बताया था। किसी स्टूडेंट को याद नहीं है फार्मूला जो बताया था आपको? एलिमेंट का कौन सा स्ट्रक्चर एग्जिबिट करेगा? ये कॉपर और निकल में से कौन सा स्ट्रक्चर एग्जिबिट करेगा? किसी भी स्टूडेंट को नहीं पता? नोट्स में ही देख लो कम से कम अपने। कॉपर का क्या होता है माइक्रोस्ट्रक्चर, निकल का क्या होता है माइक्रोस्ट्रक्चर? मैंने आपको बताया हो जैसे। सर निकल का तो एफसीसी होता है सर। अच्छा, निकल का एफसीसी होता है, और कॉपर का? और कॉपर का सर एफसीसी हो गया। यार भूल क्यों जाते हो? फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड मतलब फेस की ब्यूटी को बढ़ाने के लिए हम जो एलिमेंट है मोस्टली बताया था ना, कॉपर, कॉपर निकोल, दोनों का निकोल ये आती है, ज्वेलरी लेके भाग जाती है, गोल्ड लेके भाग जाती है। भूल गए यार फार्मूले? बैटल ऑफ प्लासी की लड़ाई के बाद निकोल किडमैन, हॉलीवुड एक्ट्रेस, जो बचा हुआ गोल्ड था उसको लेके भाग जाती है। बताया था ना मैंने, निकोल, निकोल। याद नहीं रखते आप लोग। कॉपर भी है ना एफसीसी। अब मुझे ये बताओ, दोनों को माइक्रोस्ट्रक्चर क्या है? सेम है या नहीं है? माइक्रोस्ट्रक्चर क्या है दोनों का? सेम है या नहीं है? मुझे ये बताओ। है सर। सेम है। देखो, सोल्यूट और सॉल्वेंट, अगर मैं कॉपर और निकल का क्या बनाऊं, सॉलिड सॉल्यूशन बनाऊं या एलॉय बनाऊं, तो क्या 100% नहीं बन जाएगा हमें? तो याद रखना, जब दोनों सोल्यूट और सॉल्वेंट का माइक्रोस्ट्रक्चर सेम है तो हमेशा जो एलॉय बनेगा वो 100% होगा, सोल्यूबिलिटी होगी। कॉपर और निकल के आपस में जो होमोजीनियस मिक्सचर होना है ना, वो 100% होगी। याद रखना बस इस बात को, ठीक है। क्या होगी? 100% सॉलिड सोल्यूबिलिटी होगी। या आप सॉलिड सोल्यूबिलिटी बोलो या सोल्यूबिलिटी बोलो, ये सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। इज इट क्लियर? इतनी बात समझ में आई? यस और नो? यस सर। समझ गए ना? कहने का मतलब है सर, ऊपर वाली 3 कंस्ट्रेंट है, 3 कंडीशन है, वो सेटिस्फाई होनी जरूरी है सर। उसके बाद ही मैं माइक्रोस्ट्रक्चर को देख सकता हूं। अगर वो पहले वो ही सेटिस्फाइड नहीं है तो मेरे तरह की एक भी कंडीशन क्या होती है, इंप्लीमेंट नहीं होती है, डिसओबे होती है। इसका मतलब क्या है, वो एलॉय बना ही नहीं सकता। वैलेंसी फैक्टर हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर हो गया, एटॉमिक साइज फैक्टर हो गया, इनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती ऊपर वाली 3 में से, फिर हम माइक्रोस्ट्रक्चर फैक्टर को देखेंगे ही नहीं। मैंने लिखा है ना, नॉट सेटिस्फाइड अबव 3, अबव और लिख देता हूं, नहीं तो फिर तुम कंफ्यूज होगे। अबव 3 कंस्ट्रेंट अगर सेटिस्फाइड है तो यस करके नीचे चले गए, नॉट सेटिस्फाइड है तो एलॉय फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता। इतनी बात समझ में आई? अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट है दोनों का माइक्रो, फिर देखेंगे अगर ऊपर वाली 3 कंडीशन सेटिस्फाई है, फिर हम क्या देखेंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट है जिसको हम एलॉय बनाने जा रहे हैं, उसमें देखेंगे दोनों का अगर माइक्रोस्ट्रक्चर सेम है, माइक्रोस्ट्रक्चर सेम है, एफसीसी, तो उनकी क्या होगी, 100% सोल्यूबिलिटी होगी। तो 100% होगी मतलब बहुत अच्छा होमोजीनियस मिक्सचर हो रहा है। समझ रहे हो ना बात? 100% मतलब बहुत अच्छा उनका क्या हो रहा है,
होमोजीनियस मिक्सचर हो रहा है। देखो एग्जांपल के तौर पे और बताता हूँ, जैसे कॉपर निकल हो गए, अभी बताया इनका 100% हो रहा है कॉपर निकल। मान लो पहला कॉपर है 100%, सॉरी कॉपर है आप मान लो 70%, तो निकल कितना होना चाहिए 30%। कॉपर है 60%, निकल कितना होना चाहिए 40%। तो समझ रहे हो ना, इससे क्या है आपका जो 100% मिलेगा एलॉय मिलेगा, ठीक है। कंप्लीट सोल्यूबिलिटी होगी निकल और कॉपर की आपस में। मतलब अगर कॉपर 70% ले रहे हैं, इनके बीच में जो रेशो ले रहे हैं, तो इस तरीके से हमें रेशो लेना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई? आगे दोनों का माइक्रो स्ट्रक्चर सेम है तो ठीक है, या नहीं आया समझ में? आगे सर। ठीक है, गुड। एक स्टूडेंट कहता सर ये बात तो ठीक है, सर ऐसा भी तो हो सकता है हम दो सॉल्यूट और सॉल्वेंट हैं या दो एलिमेंट हैं, अगर ऊपर वाली 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हो, बट सर सॉल्यूट और सॉल्वेंट है उनका माइक्रो स्ट्रक्चर डिफरेंट हो। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है उनका माइक्रो स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सर क्या एलॉय नहीं बनेगा? फिर भी क्वेश्चन तो ये भी अराइज हो सकता है, सर क्या एलॉय नहीं बनेगा इसका? अब देखो कॉपर की वैलेंसी कितनी होती है? अगर मैं 3 कंडीशन की बात करूं, आप नेट के ऊपर देख लो एक बार कॉपर की एटॉमिक साइज फैक्टर कितना होता है कॉपर का, एक बार मैं इसका बता ही दूं। कॉपर निकल एटॉमिक पहली कंडीशन क्या थी? हुमेरो 3 साइंटिस्ट की पहली कंडीशन क्या थी? एटॉमिक साइज फैक्टर कितना है? नेट के ऊपर देखो कॉपर का साइज कितना है, निकल का कितना है? 0.128 नैनोमीटर, इसका साइज है 0.125 नैनोमीटर। 15% का डिफरेंस को कर रहा है सेटिस्फाइड। सेकंड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? अप्रोक्सीमेटली 1.9 मान लो, अभी बताया भी था आपको 1.8, ये भी सेटिस्फाइड हो रहा है। थर्ड, वैलेंसी कितनी है? +1 वैलेंसी है ये, सॉरी इसको आप यू कर लो, ये सेकंड हो गया। फोर्थ, माइक्रो स्ट्रक्चर क्या है? FCC। इज इट क्लियर? समझ गए बात? 100% सोल्यूबिलिटी कैसे बनी है? दोनों का माइक्रो स्ट्रक्चर सेम है, ऊपर वाली 3 कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, फोर्थ कंडीशन के अंदर माइक्रो स्ट्रक्चर दोनों का सेम है, तो क्या हो रहा है? 100% सोल्यूबिलिटी हो रही है सर इन दोनों की एलॉय बनाते टाइम। फिर दूसरी बात कहता है सर सोल्यूट और सॉल्वेंट का अगर माइक्रो स्ट्रक्चर डिफरेंट आ गया हो बट ऊपर वाली 3 कंडीशंस कंप्लीटली सेटिस्फाइड हैं, तो सर तब क्या होगा? कोई गैस कर सकता है क्या होगा? सोल्यूबिलिटी कम होगी सर इनकी। हाँ सर, जाहिर सी बात है, अगर माइक्रो स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंट होगा, हमें पता है सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है सॉल्यूट से, होती ही नहीं होती सर। फिर डिपेंड करेगा अपॉन सॉल्वेंट सोल्यूबिलिटी, यस और नो सर? फिर डिपेंड करेगा सॉल्वेंट की सोल्यूबिलिटी पे डिपेंड करेगा सर, उसकी कितनी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है। सॉल्यूट जो आ रहा है उसको, उससे एलॉय बना रहा है, उस सॉल्यूट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कितनी है, उसकी सोल्यूबिलिटी लिमिट कितनी है, सॉल्वेंट की सोल्यूबिलिटी लिमिट कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा सर। ये समझ गए बात या नहीं समझे? किस पे डिपेंड करेगा सॉल्वेंट? सर सोल्यूबिलिटी लिमिट के ऊपर डिपेंड करेगा। अब सोल्यूट जो ऐड होना है, मान लो सोल्यूट को मुझे ऐड करना है, इसके अंदर ऐड करना है, तो क्या देखना पड़ेगा? सॉल्वेंट की माइक्रो स्ट्रक्चर कैपेसिटी कितनी है, उसी के अकॉर्डिंग ऐड हो सकता है, यस और नो? मान लो वो खुद ये
है सॉल्वेंट की, मान लो जो भी कैपेसिटी है वो सोल्यूट को मान लो 20% ही ऐड कर सकता है। बाकी कहाँ चला गया सर? बाकी क्या है? बाकी सेटल डाउन हो जाएगा बॉटम में। जो भी एक्स्ट्रा चीज होगी, एक्स्ट्रा होगी, मतलब जो सॉलिड सोल्यूबिलिटी है, इसको सॉलिड सोल्यूबिलिटी भी बोल सकते हैं। समझ में आई बात? आप लोग समझ गए ना बात? सॉलिड सोल्यूबिलिटी भी बोलते हैं, जब तो इसको सॉलिड सॉल्यूशन बोला जाता है। इज इट क्लियर? तो सर सोल्यूबिलिटी लिमिट है जो सॉल्वेंट की, उसके अकॉर्डिंग ही हम सॉल्यूट को ऐड कर सकते हैं। तो एक स्टूडेंट कहता सर वो तो बात ठीक है सर, मान लो सोल्यूबिलिटी लिमिट है समथिंग XYZ कुछ भी हो, हमने सोल्यूट को ऐड किया, तो बाकी जो एक्स्ट्रा रह गया, जो सोल्यूबल नहीं हुआ सर, उसका क्या होगा? एनीवन? उसका क्या होगा? सोल्यूट का जो एक्स्ट्रा रह गया, जो सोल्यूबिलिटी लिमिट से एक्स्ट्रा रह गया, जो सॉल्वेंट की सोल्यूबिलिटी लिमिट थी उससे ज्यादा रह गया, जिसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाया सोल्यूट को, सॉल्वेंट जिस सोल्यूट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, एक्स्ट्रा सोल्यूट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, उसका क्या होगा सर? बोलो यार, इतनी देर से समझा रहा हूं, एक बात को 50 बार रिपीट कर रहा हूं, फिर भी नहीं आ रही बात समझ में। जो एक्स्ट्रा होगा क्या होगा सर? पानी में कैपेसिटी थी नमक की 3 स्पून को वो एब्जॉर्ब कर सकता है, 3 स्पून्स हैं किसकी? नमक की, एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है सर, 4th स्पून एक्स्ट्रा डालेंगे, उसका क्या होगा सर? वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, ये ध्यान रखना, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। अब यही तो करना है हमें सर, फेज डायग्राम के अंदर हमें यही तो पढ़ना है। प्रेसिपिटेट आउट कैसे हो जाएगा? कंपाउंड बन रहा है, वहां कंफ्यूजन नहीं आएगी, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट नाम आएंगे, थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी लगेगी। तो यहां से आपका मतलब कंसेप्ट बिल्डअप हो गया है, कैसे एलॉय बन रहा है। इज इट क्लियर? समझ गए बात? बोलो, समझ गए क्या? यस सर। ठीक है। अब देखो, एक स्टूडेंट कहता है सर, वो कौन सा स्टूडेंट था जो कल परसों पूछ रहा था, क्या नाम था? अपना नाम बताओ सर तरनजीत, मैं। हाँ तरनजीत, तुम्हारा Yes, टॉपिक sir. आ गया है। ठीक है, स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहा था सर मैं आपसे। हाँ डोंट वरी, अभी आ गया टॉपिक, यही Yes, था sir. वो टॉपिक। मैं कह रहा हूँ ना, मैं जब भी पढ़ाता हूँ मैं 0 नेगेटिव लेवल से पढ़ाता हूँ, नेगेटिव लेवल से, चाहे मैं आपको HHM पढ़ाऊँ या कुछ भी पढ़ाऊँ, मतलब नेगेटिव लेवल से पहले आपके फंडामेंटल बिल्डअप कर दूंगा, जिससे जब उस टॉपिक पे आए तो हमें कुछ ऐसा ना लगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। आपके दिमाग में वो क्वेश्चन उस टाइम अराइज हुआ था, वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है जो मैंने बताया, माइक्रोस्ट्रक्चर फैक्टर। आया कुछ समझ में? जी सर। अब देखो उसका और अच्छे से एनालाइज करते हैं। एक स्टूडेंट कहता है सर, एग्जांपल के तौर पे हम ब्रास ले लेते हैं। ब्रास हमें पता सर एलॉय होता है, पता है ना सभी को, एलॉय होता है ब्रास। सुना नहीं सुना ब्रास? यस सर। हाँ, किसका एलॉय होता है? कॉपर और जिंक का सर। कॉपर प्लस जिंक का। कॉपर का माइक्रो, मान लो कॉपर और जिंक है, मान लो क्या है ही ऐसा, ऊपर वाली 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करके चले। अब मैं जो भी बताऊंगा वो ऊपर वाली 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ चले, वही एग्जांपल बताऊंगा, ठीक है आप लोगों को। अब 4th कंडीशन है माइक्रोस्ट्रक्चर फैक्टर देखना हमें, क्लियर? कॉपर और जिंक का हमारा ब्रास एलॉय बन रहा है, सॉलिड सॉल्यूशन बन रहा है कॉपर और जिंक का, तो इसका मतलब वो 3 कंडीशन ऊपर वाली सेटिस्फाई करके चल रहा है। समझ गए बात? ठीक है। अब माइक्रोस्ट्रक्चर देखना है। कॉपर का माइक्रोस्ट्रक्चर क्या होता है? FCC सर। FCC। यार ये पता नहीं क्यों प्रॉब्लम आती है इसमें, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब चेंज करना चाह रहा हूँ, चेंज नहीं हो रहा, पता नहीं यार।
जिंक का क्या है? SCP सर। HCP सर। इसका है FCC, इसका है HCP। ठीक है, इनमें से सॉल्यूट कौन सा होगा, सॉल्वेंट कौन सा होगा? सर सोल्यूट होगा कॉपर सर, और सॉल्वेंट जिंक होगा। सॉल्यूट आपका कॉपर? यस सर। नहीं, कॉपर हमेशा सॉल्वेंट होगा, याद रखना इस बात को। कॉपर हमेशा सॉल्वेंट होगा और जिंक होगा इसमें सॉल्वेंट, सॉल्यूट। ठीक है, ठीक है, ये याद ही रखनी है आपको बात ठीक है सर। कि कॉपर आपका क्या होगा, ब्रास के अंदर कॉपर आपका सॉल्वेंट होगा और जिंक क्या होगा, सॉल्यूट होगा। देखना, आपको नहीं है विश्वास तो ब्रास का आप कंपोजिशन निकाल लो, नेट के ऊपर सर्च करो एक बार, गूगल के ऊपर, गूगल बाबा से पूछो ब्रास का कंपोजिशन कितना होता है, कितना बता रहा है। बताओ यार जल्दी। किसी को नहीं, मतलब गूगल चल रहा है किसी का भी, या मुझे ही देखना पड़ेगा, गूगल बाबा से पूछना पड़ेगा? सर इसमें कॉपर तो होता है 56.7। चलो आप बता रहे हो तो मैं कर देता हूँ इसको बैक। कॉपर कितना होता है? 56.7। और जिंक? जिंक कितना होता है? सर 15 to 40% दिखा रहे हैं इसमें। मतलब जिंक कम है ना इसमें, है ना? यस हाँ, सर। समझ में आ गया सभी बंदों को? 34% दिखा रहा है। हाँ, जो भी है, मतलब जिंक कंपैरेटिवली कॉपर से कम है, तो इसलिए याद रखना ब्रास के अंदर क्या है, कॉपर इज ए सॉल्वेंट और जिंक इज ए सॉल्यूट। आप लोगों को क्लियर होगी बात, इतनी बात समझ में आई? कॉपर इज ए सॉल्वेंट, जिंक इज ए सॉल्यूट। अब मुझे ये बताओ, कॉपर का क्या होता है? FCC, और जिंक का क्या होता है? हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। इज इट क्लियर? अब ये बताओ, सॉल्वेंट ज्यादा है, सॉल्यूट कम होता है, ये पता है, तो इसमें कौन एडजस्ट करेगा? किसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा? अगर ब्रास बनाना है तो किसको एडजस्ट करना पड़ेगा? किसको एडजस्ट करना पड़ेगा? बोलो यार, किसको एडजस्ट करना पड़ेगा? अब कोई भी नहीं बताएगा, वैसे तो बहुत आवाज निकलती रहती है क्लास में। कॉपर और जिंक में से जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो किसको, कौन किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? जिंक नहीं रहेगा। अभी तो पता है यार, इतनी बात बता रहा हूँ, इतना इतना मतलब मेरे ख्याल से डीपली कौन पढ़ाता है तुम्हें? मेरे ख्याल से कोई टीचर नहीं पढ़ाता होगा, बुक से पढ़ाया, सीधा सीधा पढ़ा के निकल गया ना, आपको सब्जेक्ट का पता चलता क्या आपने पढ़ा है और क्या उसका वो है। अब ये देखो, मैंने पता ना किस सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा होता है, तो किस पे डिपेंड करेगा? सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी पे। तो इसका मतलब इसमें किसके ऊपर, जिंक डिपेंड करेगा नहीं करेगा? कॉपर के ऊपर। तो जिंक की जितनी अमाउंट हम डालेंगे, जितनी कॉपर की, मतलब कॉपर मान लो कितना है, कॉपर मान लो कितना है, 56 है ना, 56% है, तो जिंक कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 44%। समझ रहे हो ना बात? 44% होना चाहिए। अगर 44% से ज्यादा हो जाता है, फील करो इस बात को, अगर 44% से एक्स्ट्रा हो जाता है, वो क्या होगा? प्रिसिपिटेट आउट हो जाएगा, उसका एलॉय बनेगा ही नहीं, 44% का ही बन सकता है या इससे कम हो, क्योंकि सोल्यूबिलिटी लिमिट कितनी है? वो 44% को ही तो एब्जॉर्ब कर सकता है कॉपर, उससे ज्यादा थोड़ी एब्जॉर्ब कर सकता है। समझ गए बात या नहीं समझे?
तो इसका Yes, sir. मतलब है जो जिंक का हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर है वो किस स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगा, वो एफसीसी के ऊपर डिपेंड करेगा। एफसीसी में कहाँ वो एडजस्ट हो सकता है। तो अब मैं किसी बच्चे से ये पूछूं, मुझे ये बताओ ब्रास का माइक्रोस्ट्रक्चर क्या होगा, माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ ब्रास क्या होगा, व्हाट इज द माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ ब्रास। अभी तक मैं एलिमेंट की बात कर रहा था, सर कॉपर का एफसीसी होगा, जिंक का हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड होगा, बट सर ब्रास का क्या होगा, ब्रास इज एन एलॉय। अब मैं बात कर रहा हूं सर एलॉय का माइक्रोस्ट्रक्चर क्या होगा सर। सर एफसीसी, क्यों? क्योंकि सर कॉपर सॉल्वेंट ज्यादा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, समझ में आने लग गया ना आप लोगों को क्यों होगा एफसीसी। अब मैं आप लोगों से पूछूं ब्रास की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी, आपको आइडिया लग गया ना एफसीसी की जो होती है। अभी तो आप बहुत कुछ पढ़ेंगे, मतलब धीरे धीरे आपके डेवलप होते रहेंगे कंसेप्ट। तो अब याद रखना है एक कंसेप्ट, आपको क्या याद रखना है, किसी भी एलॉय का माइक्रोस्ट्रक्चर का पता करना है तो उसके सॉल्वेंट का पता कर लो माइक्रोस्ट्रक्चर। जो माइक्रोस्ट्रक्चर होगा, माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ एनी एलॉय इज माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ सॉल्वेंट। इस कंसेप्ट को नोट कर लो, माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ एनी एलॉय इज द माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ सॉल्वेंट। ब्रास के केस में माइक्रोस्ट्रक्चर क्या है, एफसीसी। एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। स्टील बहुत कॉमन है क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं ना आगे, इसलिए मैं इनका एग्जांपल ले रहा हूँ। नंबर 2 ये था, नंबर 1 नंबर 2 स्टील में क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे मुझे ये बताओ स्टील का माइक्रोस्ट्रक्चर क्या होगा, फेज क्या होगा, व्हाट इज द माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ स्टील एट अ रूम टेम्परेचर। और मैं ये भी कह सकता हूँ माइक्रोस्ट्रक्चर ना बोल के मैं ये बोल सकता हूँ कौन से फेज में होगा, माइक्रोस्ट्रक्चर का फेज कैसा होगा रूम टेम्परेचर पे। पहले तो मुझे ये बताओ स्टील एलॉय है, किस चीज का एलॉय है, बट स्टील में क्या क्या होता है, बोलो यार। स्टील, आयरन प्लस कार्बन। अब देखो मैंने क्या बात की, स्टील एट रूम टेम्परेचर, क्या कहा है, स्टील एट रूम टेम्परेचर। मैंने बताया था जब भी रूम टेम्परेचर की बात करो तो आयरन को क्या लिखोगे, अल्फा आयरन। भूल गए, अल्फा आयरन प्लस कार्बन क्या बन गया, स्टील। अब मुझे इसमें ये बताओ कि देखो इसमें तो पता चल ही जाएगा कि इसमें सॉल्वेंट कौन सा है, सॉल्यूट कौन सा है, कौन सा है इसमें सॉल्यूट, कौन सा सॉल्वेंट है, इसमें कौन सा होगा सॉल्वेंट और कौन सा होगा सॉल्यूट। आयरन सॉल्वेंट होगा सर। आयरन होगा, यस सर। ये आयरन हो गया सॉल्वेंट। देखो पता ही है यार, कार्बन क्या बहुत छोटा सा एलिमेंट है और आयरन देखो बहुत बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली सॉल्वेंट कौन सा होगा, यही होगा। इसमें Yes, तो sir. पता चल ही रहा है। और कार्बन क्या है, अगर वैसे भी देखना हो तो आप Solute है, परसेंटेज sir. देख सकते हो, सॉल्वेंट है, सॉल्यूट। ठीक है, समझ गए बात। अब मुझे ये बताओ अल्फा आयरन का फेज स्ट्रक्चर क्या होता है, यार यही तो है। आप लोगों को तो ये लग रहा था सर करवा रहे हैं, फालतू का करवा रहे हैं। उस दिन भी सर ने ऑर्डर क्यों याद करवाए हैं,
जब यूनिट सेल करवा रहे थे सर, ऑर्डर क्यों याद करवा रहे थे? इसलिए ऑर्डर याद करवाते हैं, ये समझो इस बात को। बीसीसी है सर। बीसीसी है, भूल गए यार, क्या था उसका यस सर। फार्मूला बताना क्या था? बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सर। अरे वो तो ठीक है यार, अच्छा, फार्मूला इसका क्या था formula? याद करने का? मोटू वाटू चल। मोटा वाटू चल सर। बस। मोटा वाटू चल। पर्सन नेम इज अ मोटू, नहीं पर्सन नेम इज वाटू, और कैसा है? मोटू है, चल। याद रख सकता है? चल, CHAL, AL क्या है? अल्फा आयरन, भूल नहीं सकते यार इस तरीके से। तो ये क्या होगा? BCC। कार्बन का हमें देखने की जरूरत नहीं है, जब सॉल्वेंट का पता चल गया तो स्टील का पता चल गया, नहीं पता चल गया? क्या होगा? Yes, sir. स्टील का रूम टेम्परेचर पे BCC होगा, माइक्रो स्ट्रक्चर सर। समझ गए नहीं समझे? बोलो यार, समझ में आ गई बात है? समझ गए सर। ठीक है।